लगभग 60 से 65 हज़ार लोग रिटायर होते हैं फ़ौज से, और ये 45,000 की भर्ती की बात कर रहे हैं। अगर पिछले 2 साल का भी ऐड करें तो बैकलॉग लगभग 2 लाख नौकरियां हैं। तो 2 लाख नौकरियों के बदले ये 25% रखने की कोई गारंटी नहीं है। उसमें ये कहा है कि 25% सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी एंड उनकी सूट। ज़्यादातर ये जवान से रिटायर होकर आ रहे हैं जो 15-15 साल की नौकरी करके आ रहे हैं, वो भी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी में काम करते आपको मिलेंगे। तो ऐसे में ये जो 4 साल में निकल के आ रहे हैं, इनको कौन रखेगा? और उसका पेंशन बिल सिर्फ 1.5 लाख करोड़ का है, लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो सिविल लोग हैं उनका बिल 5 लाख करोड़ से ऊपर का है। जब से ये सरकार आई है 2014 में, और उसके बाद से काफ़ी बदलाव की कोशिश की गई है, और काफ़ी ऐसे बदलाव हैं जिनके ऊपर पब्लिकली मिलिट्री डेयरी फार्म्स बंद कर दिए, और एक दिन अचानक ये फैसला किया। मुफ्त राशन की बात है, जो डेली राशन के अलॉटमेंट होता है, वो इन्होंने एक दिन अचानक बंद कर दिया, और कहा फौज के अंदर इसको लेके काफ़ी नाराज़गी रही, तो वो भी फिर इन्होंने धीरे धीरे उसको वापस लिया, उसको किसी फॉर्म में वापस कर लिया। आज के इनका जो डिसीजन है अग्निपथ और अग्निवीर वगैरह जो इन्होंने टर्म दिया, तो ये इसी परिप्रेक्ष्य में आपको देखना पड़ेगा। ये जो 11 लाख भी नहीं है, 10 लाख समथिंग बनता है, इसमें से भी 5 लाख रुपए इनकी तनख्वाह में से काट के इनको बाद में दिया। CPF की जो वैकेंसीज निकलती हैं वो लगभग 55,000 के करीब की वैकेंसी सालाना निकलती है, 50 से 55,000। तो अगर 10% वैकेंसी के हिसाब से 5,000 वैकेंसीज ये बनती हैं। तो यहाँ बुरी हालत है कि वो ब्याज भी इसमें ऐड करके वो अमाउंट बढ़ा के बता रहे हैं। ये शोषण का एक रास्ता ही है, और कुछ नहीं है। आप देखिए मध्य प्रदेश तो वो स्टेट है जिसने फ़ौज का जो रिजर्वेशन था वो ख़त्म किया है, और हरियाणा की हालत आपको मालूम ही है कि बेरोज़गारी में सबसे आगे खड़ा है। ये जो 4 साल वाले हैं इनको पूरी तरह से एक बीमा के भरोसे छोड़ दिया जाएगा, और आगे उस बीमा को कंटिन्यू करना होगा तो प्रीमियम की जिम्मेदारी किसकी होगी? वो स्टेट की नहीं होगी, वो इनकी अगेंस्ट है और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनको ये समझना पड़ेगा कि जितना ये वायलेंट होंगे आप सरकार का काम आसान कर देंगे, उनको आपको दबाना आसान हो जाएगा। पब्लिक ओपिनियन आपके खिलाफ है। जो मीडिया की हालत है वो अभी से बोलने लग गई कि कोई बहुत बड़ी साजिश है, जबकि ये नहीं दिख रहा है कि मतलब ये जो गुस्सा जो उनका बाहर फूट के निकल रहा है वो इसलिए कि 2 से 3 साल हो गए आपको। वायलेंस इसका रास्ता नहीं है, बल्कि इनको और संगठित होने की ज़रूरत है, ऑर्गेनाइज होने की ज़रूरत है, और अपने प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज ढंग से जारी रखने की। कृषि कानून वापस हुए, उसमें जो किसान आंदोलन है उससे इनको सीखने की ज़रूरत है। किसान आंदोलन हिंसक नहीं था, उसकी कामयाबी की। दोस्तों नमस्कार, मैं उदय। जनमंच से आप जुड़ चुके हैं। हम आज चर्चा करना चाहते हैं अग्निपथ योजना पे। अग्निपथ योजना जो सरकार लेके आई है 4 साल के लिए सेना में भर्ती का, अस्थायी भर्ती के लिए, तो हम उस पर बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं आर्मी एक्सपर्ट है, CDS की तैयारी करवाते हैं, डॉक्टर अनिल पानीकर। उससे हम उसी से हम जानना चाहेंगे अलग अलग बिंदु पे कि अग्निपथ योजना क्या है, और जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर आंदोलन है, खासकर बिहार के अंदर, यूपी के अंदर, हरियाणा के अंदर, तेलंगाना के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर जो आंदोलन है, उस आंदोलन के हालात क्या है, और सरकार जो दावे कर रही है, सरकार बार बार जो बोल रही कि हम यहाँ 10% नौकरी दे देंगे, यहाँ हम ये कर देंगे, उसके ऊपर अनिल पानीकर जो है वो कैसे देखते हैं उस चीज़ को, डॉक्टर अनिल पानीकर, तो उन्हीं से हम जानना चाहेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार, आप हमारे साथ जुड़े हैं, तो इसके ऊपर आपका क्या मानना है? देखिए, फ़ौज को हम जो समाज में हो रहा है, जो देश की अर्थव्यवस्था है, उसे अलग हट के नहीं देख सकते हैं। फ़ौज के अंदर जब से ये सरकार आई है 2014 में, और उसके बाद से काफ़ी बदलाव की कोशिश की गई है, और काफ़ी ऐसे बदलाव हैं जिनके ऊपर पब्लिकली बातचीत कम हुई है। जैसे इन्होंने मिलिट्री डेयरी फार्म्स बंद कर दिए, और एक दिन अचानक ये फैसला किया। ये बात सच है कि मिलिट्री डेयरी फार्म्स बहुत फ़ायदे में नहीं चल रहे थे, घाटे में चल रहे थे, लेकिन उसको ठीक करने की बजाय, उसके ऊपर कोई प्लान बनाने की बजाय इन्होंने पहला कदम ही उठाया कि उसको बंद कर दिया, और बंद करके ये कहा गया कि फ़ौज अपना सामान बाहर से खरीदे, डेयरी से जुड़ा हुआ जो भी है। और बाद में पता लगा कि ये बहुत बड़ी गलती हो गई, तो अब ये कह रहे हैं कि इसको दोबारा से शुरू करेंगे, और धीरे धीरे इसको दोबारा शुरू करने की प्रक्रिया इन्होंने शुरू की है। इसी तरह से जो मुफ्त राशन की बात है, जो डेली राशन के अलॉटमेंट होता है, वो इन्होंने एक दिन अचानक बंद कर दिया, और कहा कि हम पर हेड जो है 150 रुपये एक दिन के हिसाब से दे देंगे। अब 150 रुपये पर डे के हिसाब से वो बहुत कम पड़ता है, तो फ़ौज के अंदर इसको लेके काफ़ी नाराज़गी रही, तो वो भी फिर इन्होंने धीरे धीरे उसको वापस लिया, उसको किसी फॉर्म में वापस कर लिया। उसके बाद इन्होंने तीसरा एक नोटिस सर्कुलेट किया कि पेंशन जो है वो नंबर ऑफ़ ईयर्स जो सर्विस का है उसके हिसाब से तय किया जाएगा।
और वो अभी भी वो नोटिस और लोगों की जो फीडबैक लेके बैठे हैं मतलब वो वापस नहीं हुआ है। तो वो आगे इम्प्लीमेंट हो सकता है। अगर वो इम्प्लीमेंट होता है तो आप मान के चलिए जो रिटायरमेंट के बाद जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो मतलब 30 से 40% रह जाएगा। तो ये तो इसमें ये है ना कि जो कोई आर्मी में भर्ती हुआ 14 साल के बाद वो जैसे ही रिटायरमेंट की तरफ बढ़ता तो उसको फुल पेंशन मिलती है। हाँ, शायद भविष्य में बोल रहे कि 20 साल में जो रिटायरमेंट होगा उसको 25% देंगे, 30 में होगा उसको इतना देंगे, इस प्रकार से ये कुछ कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो ये प्रपोजल है बट ये विड्रॉन नहीं है, ये अभी भी है अंदर। तो अगर आप ये सारे डिसीशंस देखते हैं तो उसको अगर आप आज के इनका जो डिसीजन है अग्निपथ और अग्निवीर वगैरह जो उन्होंने टर्म दिया है तो ये इसी परिप्रेक्ष्य में आपको देखना पड़ेगा। हकीकत ये है कि सरकार के पास फाइनेंशियली सरकार की पोजीशन काफ़ी ख़राब है और ऐसे में सरकार का जो डाटा है ये बताया गया कि इससे पेंशन और जो बाकी बेनिफिट्स हैं उसमें काफ़ी बचत होगी। जबकि बहुत कम लोगों को ये मालूम है कि सरकार जो फ़ौज के पेंशन और खर्चा जो जाता है वो जो पेंशन बिल है उसमें फ़ौज का पेंशन बिल सिर्फ 1.5 लाख करोड़ का है, लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो सिविल लोग हैं उनका बिल 5 लाख करोड़ से ऊपर का है। तो अगर सरकार को कुछ कटौती करनी है तो वहाँ कर सकते हैं। और मैं वहाँ की भी बात क्यों करूँ कि आप MPs MLAs इनके जो 3-3 4-4 पेंशन्स वाला हिसाब किताब है उसमें भी कटौती करके आप इसको पूरा कर सकते थे। फ़ौज की प्रॉब्लम सिर्फ मैन पावर ही नहीं है। ये कहते हैं इनका जो लॉजिक है ये लाने का, पहला लॉजिक तो ये है कि हम फ़ौज को बहुत यंग रखना चाहते हैं। आप ऐसे ही बोला गया कि यंग रखना चाहते हैं और आमूल-चूल परिवर्तन की इन्होंने बातचीत की। हाँ, तो अब दो चीज़ें इसमें मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी हैं जो ये लोग कह रहे हैं। अगर 17 से 22 साल में यंग मान रहे हैं, 22 के बाद अगर या 23 या 24 अभी 2 साल उन्होंने और बढ़ाया तो 24 के बाद क्या आदमी यंग नहीं रहता? 1 साल के लिए बढ़ाया। हाँ, 1 साल के लिए बढ़ाया कोविड के पूरा एक आंदोलन हुआ उस दबाव में। हाँ, तो अगर 24 आप यंग मानते हैं जबकि यूथ का डेफिनेशन जो है वो 35 साल तक का है हमारे यहाँ पे, और फ़ौज के हिसाब से देखें तो कम से कम जो 6 से 7 साल की सर्विस हो जाती है उसको वो यंग माना जाता है और वो फिट होता है और सही डिसीजन लेने लायक होता है। इसमें तो इनकी ट्रेनिंग भी 6 महीने की है, तो 6 महीने की ट्रेनिंग में आप क्या तैयार करेंगे, कैसे आदमी तैयार करेंगे? और ये खुद कह रहे हैं कि वो रेगुलर जो फ़ौज है उसका हिस्सा ना होकर कि अलग कैडर होगा ये। तो ये अलग कैडर का काम क्या होगा, ये कहाँ नियुक्त होगा? और पेमेंट भी इन्होंने जो जिस तरह से बता रखा है कि मतलब 30,000 से 40,000 लास्ट ड्रॉन सैलरी ये रहेगी इनकी। और सरकार की कह रही कि जब रिटायर होंगे तो 11 लाख समथिंग रुपए इनको हाथ में मिलेगा, जबकि वो भी एक पूरी तरह से सही नहीं है क्योंकि ये जो 11 लाख भी नहीं है 10 लाख समथिंग बनता है, इसमें से भी 5 लाख रुपए इनकी तनख्वाह में से काट के इनको बाद में दिया जा रहा है। तो मतलब सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए कुछ और मिल रहा है और बाकी जो 11 लाख बोल रहे हैं वो एक्चुअली ब्याज है। तो मतलब सरकार की इतनी बुरी हालत है कि वो ब्याज भी इसमें ऐड करके वो अमाउंट बढ़ा के बता रही है ये। और अब इन्होंने एक और बात कही है कि 10% आप CPF में आरक्षण देंगे। बेसिक डिफरेंस CPF और इसमें आपको समझना पड़ेगा। CPF में कोई पेंशन नहीं है। फ़ौज मतलब आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ये 3 ऐसी फोर्स बच गई हैं जिसमें पेंशन आज भी है। तो आप जब CPF की बात कर रहे हैं तो उसमें पेंशन वाला है नहीं, है ना? तो मतलब एक इनसिक्योर फ्यूचर उसमें भी है। और दूसरी बात यह है कि मतलब CPF की जो वैकेंसीज निकलती हैं वो लगभग 55,000 के करीब की वैकेंसी सालाना निकलती है, 50 से 55,000। तो अगर 10% वैकेंसी के हिसाब से 5,000 वैकेंसीज ये बनती हैं। तो यहाँ आपने 45,000 लेना है और उस 45,000 में से आपने 25% रखने की कोई गारंटी नहीं है। उसमें ये कहा है कि 25% सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी एंड उनकी सूटेबिलिटी। तो इसका मतलब इस 25% में से भी कुछ ही % रखा जाएगा। तो इतना जो लोग बाहर निकलेंगे तो वो CPF में तो कहीं एडजस्ट होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। फिर ये जो अलग अलग मुख्यमंत्रियों के बयान आ रहे हैं कि हम प्रायोरिटी देंगे, प्रायोरिटी देने का कोई मतलब नहीं बनता है। जैसे मध्य प्रदेश का, हाँ, हरियाणा के मुख्यमंत्री, हाँ। तो अब आप देखिए मध्य प्रदेश तो वो स्टेट है जिसने फ़ौज का जो रिजर्वेशन था वो ख़त्म किया है, और हरियाणा की हालत आपको मालूम ही है कि बेरोज़गारी में सबसे आगे खड़ा है ये प्रदेश, और कितनी रिक्रूटमेंट्स हुई हैं पिछले 3 से 4 साल में। तो जो हुई भी है पुलिस में, जो एक्स सर्विसमैन को जो भर्ती किया जा रहा है पुलिस के अंदर, वो होमगार्ड से भी कम तनख्वाह को मिलती है।
तो यहाँ जो हाँ। हम देखेंगे बहुत आपको मिल जाएंगे यहाँ जॉब करते हुए, जो स्पेशल उनको फोर्सेस ऐसे नाम से कुछ बोला गया है, और उनका बस पास नहीं होता, कोई दूसरी सुविधा उनको नहीं मिलती, कोई मेडिकल सुविधा नहीं मिलती, और उसकी जो पे है वो होमगार्ड से भी कम हरियाणा। तो ये हाई लेवल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है, ये शोषण का एक रास्ता ही है, और कुछ नहीं है इसके अंदर। डॉक्टर साहब एक और है कि मतलब आर्मी के अंदर कितनी ऐसा रिटायरमेंट रेशो है, कितना रिटायरमेंट होता है, लगभग आप मान के लोग ये भर्ती करेंगे जो सरकार सालाना जो है लगभग 60 से 65 हज़ार लोग रिटायर होते हैं फ़ौज से, और ये 45,000 की भर्ती की बात कर रहे हैं। अगर पिछले 2 साल का भी ऐड करें तो बैकलॉग लगभग 2 लाख नौकरियां हैं। तो 2 लाख नौकरियों के बदले ये 45,000 की भर्ती की बात कर रहे हैं, और जिसमें से सिर्फ 25% या उससे भी कम को रेगुलर करने की बात कर रहे हैं। तो ये फ़ौज की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा नहीं करते हैं। टेक्नोलॉजिकली मतलब इन्होंने 2 रीज़न दिया ना, एक इन्होंने कहा है कि हम उसको यंग रखना चाहते हैं, यंग का तो कोई मतलब बनता नहीं, और 17 साल में अगर आपने किसी को लिया है, वो जब 22 से 23 साल के बाद बाहर निकलेगा, क्या वो अपनी क्वालिफ़िकेशन इंप्रूव करके निकलेगा? पता नहीं। और अगर उसके बाद क्या वो बाकी एग्ज़ाम्स क्लियर करने के लिए उसको टाइम चाहिए, नहीं चाहिए, क्या वो उस लायक बचेगा? ये सारे सवाल हैं जिसका कोई जवाब हमको नहीं दिया गया। अब दूसरा जो रीज़न इन्होंने दिया है वो ये है कि फ़ौज को हमको टेक्नोलॉजिकली एडवांस करना है, तो हम मैन पावर पे कम खर्चा करके टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा खर्च करेंगे। रशिया यूक्रेन वार इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी से काम नहीं चलता, आपको ग्राउंड पे मैन पावर चाहिए। और भारत जैसे देश जिसकी मतलब जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ बहुत डाइवर्स हैं, बड़ी हैं, तो हमको मैन पावर का एक पर्टिकुलर रेशियो तो चाहिए। और वो मैन पावर जो हमको चाहिए उसको आप टेक्नोलॉजिकली बेहतर ढंग से ट्रेन करके रखें, उसका बजट भी चाहिए। तो ये जो प्रोग्राम है ये दोनों में कहीं पे भी फिट नहीं बैठता है, ठीक है। और ऊपर से ये जो जवान यहाँ से रिटायर होंगे 4 साल बाद, वो जाएंगे कहाँ? आप अगर रिकॉर्ड देखें, एक्स सर्विसमैन लीग्स हैं, हर राज्य में हैं, हर डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, उनका रिकॉर्ड उठा के देखिए कि रीएम्प्लॉयमेंट की क्या स्थिति है। तो रीएम्प्लॉयमेंट की स्थिति काफ़ी ख़राब है, ठीक है। ज़्यादातर ये जवान से रिटायर होकर आ रहे हैं जो 15-15 साल की नौकरी करके आ रहे हैं, वो भी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी में काम करते आपको मिलेंगे। तो ऐसे में ये जो 4 साल में निकल के आ रहे हैं, इनको कौन रखेगा और क्यों रखेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। और अगर इनको कोई नहीं रखेगा तो ये जो यूथ है जिसको आपने एक लेवल ऑफ ट्रेनिंग दे दिया और आगे इसको एक नाउमीदी के साथ आपने बाहर कर दिया, तो उसका गलत इस्तेमाल इस समाज में होने के चांसेस कई गुना ज़्यादा हैं। अगर आप यूएस के फोर्सेस की बात करें जहाँ पे ये टेम्प्रेरी एनलिस्टमेंट वाली प्रोसीजर है, तो वो जो निकलते हैं तो वो प्राइवेट मिलिशिया के लिए काम करते हैं, आप पैसा दीजिए और उनके लिए आप काम करने जा रहे हैं। हमारे यहाँ ये स्थिति होगी तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी, ठीक है। और बहुत सारे जो हैं, अगर आप रिकॉर्ड्स उठा के देखें यूपी में जो गैंगस्टर्स वगैरह का रिकॉर्ड है, तो आपको बहुत नामों के आगे फ़ौजी लिखा हुआ मिलता है। क्यों है? क्योंकि वो ज़्यादातर फ़ौज से वास्ता था, रिटायर हुए, उसके बाद आए, कुछ मिला नहीं, और इस तरह की चीज़ों में हुए। तो ये जो 4 साल के बाद निकलेंगे, ये एक सीरियस प्रॉब्लम है, इसके ऊपर सोचा नहीं गया है और इसके ऊपर सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि इस तरह का डिसीजन जो एक बहुत ड्रास्टिक डिसीजन है, ना पार्लियामेंट के अंदर रखा गया, ना पार्लियामेंट्री कमेटी में गया, ना इसके ऊपर उस हिसाब का डिबेट हुआ, और आप इसको सीधा कहीं भी चर्चा का विषय नहीं है, कहीं आम जनता में भी कोई चर्चा का विषय नहीं है, बस एक फैसला हुआ हाँ, और उसको जारी कर दिया। हाँ, तो और इसमें डॉक्टर साहब एक और मैं बीच में कर रहा हूँ कि जो 4 साल जो मान लो 4 साल कोई जॉब करेगा वहाँ पे, तो उसका कोई मेडिकल अलाउंस, क्योंकि अभी कहीं अलग अलग हम जब कवर कर रहे हैं तो वहाँ एक चीज़ निकल के आ रही है, मान लो काम करते हुए किसी की टांग कट गई, किसी का हाथ टूट गया या कोई मेडिकली अनफिट हो गया, तो पहले क्या होता था कि उसको पेंशन मिलती थी और मेडिकली अनफिट थी उसको और भी पेंशन मिलती थी, अलग से 2 पेंशन मिलती थी। तो इसमें क्या होगा? इसमें अगर इसमें प्रोविजंस हैं कुछ, जैसे अगर आपका इन सर्विस एक्सीडेंट होता है और सर्विस के कारण से आपको नुकसान पहुंचता है, चोट होती है, तो उसके अलग कंपनसेशन है, इंश्योरेंस का पैकेज है, 44 लाख का कुछ पैकेज की बात ही कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद की जो मेडिकल की सुविधाओं के बारे में ये कुछ नहीं कहते हैं। जैसे रिटायर्ड जो फौजी हैं उनको ECH की सुविधा मिलती है, और ECH की हालत भी ऐसी है कि ECH की फंडिंग सरकार कम कर गई। मैंने कहा ना कि इनकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ख़राब है, और जिसके कारण ECH की सुविधाएं भी ठीक से नहीं प्रोवाइड हो पा रही हैं। और बहुत सारे फौजी जो एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जाते हैं तो उनको वो ट्रीटमेंट कई हॉस्पिटल्स मना कर रहे हैं क्योंकि इनका पिछला पेंडिंग बिल्स हैं वो क्लियर नहीं हो पा रहे। तो ऐसे में ये जो 4 साल वाले हैं इनको पूरी तरह से एक बीमा के भरोसे छोड़ दिया जाएगा, और आगे उस बीमा को कंटिन्यू करना होगा तो प्रीमियम की जिम्मेदारी किसकी होगी? वो स्टेट की नहीं होगी, वो इनकी अपनी होगी।
ये है प्रोविज़न उसमें। तो दूसरा एक सवाल डॉक्टर साहब, मतलब एक तरफ तो एक राष्ट्रवाद का जो वाक़या गया कि वन रंग वन पेंशन, और जो फाइटर जहाज आए थे जिनको राफेल बोला गया था, यही नौजवान बहुत राष्ट्रवाद पे खुशी कर रहे थे। तो दूसरी तरफ यहाँ कटौती है, एक तरफ पैसा नहीं है, मतलब आपने बोला कि पैसा नहीं है जवानों के खाने के लिए, जवानों के दूध डेयरी प्रोडक्ट के लिए, या जवानों के इलाज के लिए पैसा नहीं है, या पेंशन का बजट और तन पे का बजट कम करना चाहते हैं। दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी पे हथियार खरीदने में कितना पैसा लगा जा रहा है। तो ये इवन ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि जैसे राष्ट्रवाद का नाम है, मतलब आप ये देखिए कि जिस चीज़ में कंटेंट नहीं होता ना उसमें आपको बहुत हवा बनानी पड़ती है। तो इन्होंने राफेल का किया, राफेल जो आप लेके आ रहे हैं, क्या उससे एयरफोर्स का स्क्वाड्रन पूरा होगा? सवाल ये है। एयरफोर्स का स्क्वाड्रन में भयंकर शॉर्टेज है, प्लेन्स कम है हमारे पास। आप जो एक राफेल जिस कीमत पे लेके आ रहे हैं, आप उस कीमत पे मतलब 3 यूरो फाइटर्स खरीद सकते थे। आपने वो नहीं खरीदा, आपने राफेल खरीदा। क्यों खरीदा? वो कंट्रोवर्सीज आपके सामने हैं। तो हमारे स्क्वाड्रन्स पूरे नहीं हो रहे, राफेल के ख़रीदने से भी वो स्क्वाड्रन पूरे नहीं होंगे। तो अब इन्होंने ये कहा है कि हम कुछ सेकेंड हैंड कुछ कहीं से खरीदेंगे, वो इसलिए ताकि वो उसको पूरा कर सकें। तो इसका मतलब इवन टेक्नोलॉजिकली भी आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, और ये जो आप हवा बना रहे थे कि हम तो अब मॉडर्नाइज़ करने जा रहे हैं, उसमें भी दम नहीं है। इसी तरह से हमने कुछ असॉल्ट राइफ़ल्स तैयार किए थे। अब वो असॉल्ट राइफ़ल्स बहुत लो क्वालिटी के हैं, एक राउंड के फायरिंग के बाद गर्म हो जाते हैं, उसकी हैंडलिंग में प्रॉब्लम रहती है। तो उसमें भी आपको नए टेक्नोलॉजी लाने और बाहर से ख़रीदने की ज़रूरत है। तो अगेन वो प्रोसेस भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो इसलिए जो ये कह रहे हैं, एक मतलब आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इसमें टेक्नोलॉजिकली अगर कोई फोर्स ठीक ठाक है, अभी भी थोड़ी है, तो वो नेवी है। एयरफोर्स के स्क्वाड्रन पूरे नहीं हैं, आर्मी के पास मॉडर्न इक्विपमेंट्स की कमी है, वेपन और वेपन सिस्टम की कमी है, ठीक है। तो इसलिए इनका जो दावा है कि हम ये मॉडर्नाइज़ करने के लिए जा रहे हैं, वो भी पूरा नहीं उतरता है। मैन पावर शॉर्टेज अपनी जगह है, और खेल पूरा समझने की कोशिश कीजिए। जितना आपका जवान्स का इंटेक कम होगा, उतना ही इनको ऑफिसर्स की भर्ती भी कम करनी पड़ेगी, क्योंकि रेशियो वो होता है कि जितने जवान्स होंगे उसके हिसाब से आपको ऑफिसर्स रिक्रूट करने हैं। तो पहले ये कह रहे थे कि 13,500 कुछ ऑफिसर्स की कमी है फोर्सेस में। अब वो कमी लगातार कम होती जा रही है। वो कम इसलिए नहीं होती जा रही कि ऑफिसर्स पूरे हो गए, नहीं, आप जवान की भर्ती नहीं कर रहे। 2 साल से आपने नहीं किया, 2 लाख का बैकलॉग है, तो आपकी ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट उतनी कम हो जाएगी। तो आप जो करने जा रहे हैं उससे फ़ौज को भी फ़ायदा नहीं, जिनको आप ले रहे हैं उनको भी फ़ायदा नहीं, देश के लिए भी नुकसान है। ये जो 3 साल 3.5 साल की नौकरी वाले लोग हैं, अगर आप फ़ौज में इफ़ेक्टिवली एक पोस्टिंग की भी बात करेंगे तो 3 साल तो एक पोस्टिंग में निकल जाता है। तो मतलब आप जिसको ले रहे हैं वो सही मायनों में एक पोस्टिंग कंप्लीट करने से पहले वापस घर बैठेगा। तो ये किस तरह की नौकरी हुई? तो साधारण एक फौजी को तैयार होने में 5 से 6 साल लग जाते हैं, ऐसे हमने अलग अलग जी बिल्कुल सही कहा है। तो उनसे जाना, तो भविष्य क्या होगा डॉक्टर साहब? अभी आंदोलन चल रहा है, लोग कहीं रेल फूंक रहे हैं, कहीं जाम कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। तो खासकर हम हरियाणा में बैठे हैं, तो हरियाणा में रेवाड़ी से इसकी शुरुआत होती है, पलवल के इलाके की शुरुआत होती है। तो यहाँ अलग अलग किसान संगठन बीच में धीरे धीरे शामिल हुए, खाप पंचायत बीच में शामिल हो रही है। तो भविष्य क्या देखते हो कि इसको नौजवान कैसे समझे और लड़ाई का कैसे रुख ऐसा करें कि ताकि ये वापस भी हो जाए और किसी कोई जवान भी हताहत न हो, खासकर नौजवान, कि ऐसा न हो कि नौजवान और फोर्स बढ़ जाए और एक दूसरे को ही मार बैठे, ऐसा न हो। देखिए, ये जो युवा इसमें आगे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको ये समझना पड़ेगा कि जितना ये वायलेंट होंगे, आप सरकार का काम आसान कर देंगे, उनको आपको दबाना आसान हो जाएगा, पब्लिक ओपिनियन आपके खिलाफ ही घुमा देंगे। और जो मीडिया की हालत है वो अभी से बोलने लग गई कि कोई बहुत बड़ी साजिश है, जबकि ये नहीं दिख रहा है कि मतलब ये जो गुस्सा जो उनका बाहर फूट के निकल रहा है वो इसलिए है कि 2 से 3 साल हो गए आपको भर्ती किए हुए, और जब फाइनली भर्ती खुलने की बारी आई तो इस तरह की भर्ती, तो एक उम्मीद टूटना जो है उसके कारण ये लोग वायलेंट हो रहे हैं। बट वायलेंस इसका रास्ता नहीं है, बल्कि इनको और संगठित होने की ज़रूरत है, ऑर्गेनाइज होने की ज़रूरत है, और अपने प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज ढंग से जारी रखने की ज़रूरत है। और इसमें जितने भी और संगठन की मदद ली जा सकती है या और संगठन साथ आ सकते हैं, उतना ही सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा सकता है। जो कृषि कानून वापस हुए, उसमें जो किसान आंदोलन है, उससे इनको सीखने की ज़रूरत है। किसान आंदोलन हिंसक नहीं था, उसकी कामयाबी के पीछे एक बहुत बड़ा राज ये भी था कि वो हिंसक नहीं था, वो संगठित था,
वो एक साथ जुटे रहे और वो अपने मुद्दे पर टिके रहे। तो इनको भी संगठित होने की ज़रूरत है और जो और संगठन है जो इनके विचारों से सहमत है, इनके इस मुद्दे से सहमत हैं, उनके साथ मिल के काम करने की ज़रूरत है।